Good morning, ma'am and friends. I am Pooja Kumar Regar, going to present my topic disease forecasting. मेरा टॉपिक है डिसीज़ फोरकास्टिंग. ओके, और हम डिसीज़ फोरकास्टिंग में क्या क्या पढ़ेंगे कि डिसीज़ फोरकास्टिंग क्या है और उसके मेजर कंपोनेंट्स क्या है, कैसे होती है ये, और उसके मेथड्स क्या है, और इन्फॉर्मेशन उनके फैक्टर्स की इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, और कौन कौन से मॉडल हम इसमें यूज़ कर रहे हैं ताकि हम डिसीज़ फोरकास्टिंग कर सकें. ठीक है, तो प्लांट डिसीज़ फोरकास्टिंग. तो डिसीज़ फोरकास्टिंग का डेफिनेशन है मीन्स प्रेडिक्टिंग फॉर द अकरेंस ऑफ plant disease in a specified area ahead of time so that suitable control measures can be undertaken in advance to avoid losses. डिसीज़ फोरकास्टिंग मतलब प्लांट्स में जब भी डिसीज़ हो जाती है तो उसको हम बाय डिफरेंट मॉडल से किसी उनके होस्ट पैथोजन और एनवायरनमेंट के फैक्टर्स के बेस पे हम मॉडल से पता लगा सके कि डिसीज़ कब हो रही है और आगे ज़्यादा नहीं फैले एपिडेमिक में, तो इसे कहते हैं प्लांट डिसीज़ फोरकास्टिंग. ठीक है, और इसमें इट इज़ यूज्ड एज एन एड टू द टाइमली एप्लीकेशन ऑफ केमिकल्स. और सही टाइम पे केमिकल्स का स्प्रे करना ये भी इसका मेन पॉइंट है. और फोरकास्टिंग इज एक्चुअली द अप्लाइड एपिडेमियोलॉजी. फोरकास्टिंग को हम अप्लाइड एपिडेमियोलॉजी कहते हैं क्योंकि एपिडेमिक ना हो उस डिसीज़ से, इसलिए उसका एप्लीकेशन करना डिफरेंट मॉडल्स वगैरह सब ध्यान में रख के, इसलिए इसे हम अप्लाइड एपिडेमियोलॉजी भी कहते हैं. ये हो गया. अभी हम इसमें पढ़ेंगे कि कंपोनेंट्स फॉर सक्सेसफुल डिसीज़ डेवलपमेंट में किसी भी प्लांट में डिसीज़ होने के लिए 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं. वो है होस्ट, पैथोजन एंड एनवायरनमेंट. ठीक है, वो होस्ट, पैथोजन एंड एनवायरनमेंट, ये तीनों चीज़ें मिलके बनाते हैं द डिसीज़ ट्रायंगल. जब ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होगी तभी डिसीज़ अकर करेगी. जैसे कि हम यहाँ नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे वाले डायग्राम में, इसमें क्या है, ये देखो होस्ट है और एनवायरनमेंट है, ये दोनों मैच कर रहे हैं. और पैथोजन नहीं है तो डिसीज़ नहीं हो रही है, नो डिसीज़. एंड हियर वी विल सी होस्ट एंड पैथोजेंस आर प्रेजेंट एंड एनवायरनमेंट इज नॉट प्रेजेंट, सो देयर इज नो डिसीज़. एंड सी इन दिस थर्ड डायग्राम वी कैन सी दैट होस्ट, पैथोजन एंड एनवायरनमेंट तीनों प्रेजेंट है, तो ये क्या है, ये सीवियर डिसीज़ फॉर्म करेगा. मतलब डिसीज़ ट्रायंगल बनेगा वो डिसीज़ होगी, अगर नहीं बनेगा तो डिसीज़ नहीं होगी. ये हो गया. अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं. नेक्स्ट स्लाइड है कि इन्फॉर्मेशन नीडेड फॉर डिसीज़ फोरकास्टिंग. डिसीज़ फोरकास्टिंग करने के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें, मतलब हमें पहले से पता लगाने के लिए, जैसे ये डिसीज़ क्रॉप्स में, प्लांट्स में हो रही है या नहीं हो रही, पता लगाने के लिए हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए. जैसे कि मैंने बोला डिसीज़ ट्रायंगल बनने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, होस्ट, पैथोजन एंड एनवायरनमेंट. तो वैसे ही इन तीनों चीज़ों के फैक्टर्स हमें पता हों तो हम पता लगा सकते हैं कि ये डिसीज़ कब होगी और कितनी ज़्यादा फैलेगी या नहीं फैलेगी, या ये एक छोटी सी डिसीज़ एपिडेमिक में टर्न करेगी कि नहीं करेगी, वो हम पता लगा सकते हैं. तो होस्ट फैक्टर पहले क्या है, ये रहा नंबर 1 होस्ट फैक्टर, सेकंड है पैथोजन एंड थर्ड वन है एनवायरमेंटल फैक्टर्स. होस्ट में पता लगा सकते हैं कि वो होस्ट वो डिसीज़ को ले गिवन लोकेलिटी में डिसीज़ होस्ट ससेप्टिबल है कि नहीं है, मतलब वो डिसीज़ को बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं कर सकता, या फिर वो डिसीज़ हो जाएगी उसे. ये और रेस्पॉन्स ऑफ होस्ट एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द ग्रोथ टू द एक्टिविटी ऑफ पैथोजन, वो अगर हो गई है तो वो कितना ग्रोथ कर रहा है, ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है. डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द होस्ट इन अ गिवन लोकेलिटी, जैसे कि इसका एग्जांपल जैसे वीट ले सकते हैं. वीट की क्रॉप्स कहाँ है, कितनी है, और वो फंगस कितना आ रहा है और कितना डैमेज करेगा, तो वो पता लगा सकते हैं. पैथोजन के फैक्टर्स क्या हैं, अमाउंट ऑफ प्राइमरी इनोकुलम, डिस्पर्सल ऑफ इनोकुलम, स्पोर जर्मिनेशन, इन्फेक्शन, इंक्यूबेशन पीरियड, स्पोरुलेशन, रिडिस्पर्सल, इनोकुलम, पोटेंशियल एंड डेंसिटी इन द सीड, सॉइल एंड एयर. ये सब पैथोजन के फैक्टर्स. मतलब वो प्राइमरी इनोकुलम मतलब सॉइल में वो पैथोजन के फंगस के स्पोर्स कितने प्रेजेंट है वो, और कितने तेज़ी से उड़ सकता है, कितना तेज़ी से जर्मिनेट कर सकता है, उसको क्या क्या चाहिए, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, ये सब. एनवायरनमेंट के फैक्टर है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट और विंड. अगर इतने विंड चल रही है तो वो स्पोर जल्दी आ सकता है, क्रॉप पे लग सकता है, डैमेज कर सकता है. ये सब एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं. ये हो गया. अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि मेथड्स ऑफ डिसीज़ फोरकास्टिंग. डिसीज़ फोरकास्टिंग के मेथड क्या क्या है. इट इज़ बेस्ड ऑन किन मेथड पे हम करते हैं, बेस्ड ऑन 4 मेथड्स, 4 मेथड होते हैं. पहला है बेस्ड ऑन प्राइमरी इनोकुलम, सेकंड है वेदर कंडीशन, थर्ड वन है कोरिलेटिव इन्फॉर्मेशन, फोर्थ वन है यूज़ ऑफ कंप्यूटर फॉर डिसीज़ फोरकास्टिंग. कंप्यूटर्स का यूज़ लेना. प्राइमरी इनोकुलम मतलब
मतलब कितना सॉइल में, प्लांट में वो इनोकुलम स्पोर्स प्रेजेंट है, फंगस के हाइफे वगैरह कितने प्रेजेंट है वो देख के पता कर सकते हैं। वेदर कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, लाइट, विंड वेलोसिटी, लीफ वेटनेस, ये क्रॉप सीजन में और ड्यूरिंग इंटर क्रॉप सीजन में इनको मेजरमेंट करके हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। और को रिलेटिव इन्फॉर्मेशन मतलब सारे पिछले साल का वेदर डेटा को जोड़ के कलेक्ट करके पता लगा सकते हैं कि वो डिसीज़ कितना नुकसान कर सकती है। और कंप्यूटर्स की मदद से ले सकते हैं, कंप्यूटर में नए नए प्रोग्राम बना के, नए नए मॉडल बना के हम पता लगा सकते हैं। उसका एक एग्जांपल है जैसे कि यूएसए में ब्लाइट कास्ट, ये एक मॉडल बनाया था फॉर पोटैटो लेट ब्लाइट, इस डिसीज़ को फाइंड करने के लिए। ये हो गया। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड मॉडल्स। अभी डिसीज़ है, अभी एक डिसीज़ तो नहीं है क्रॉप में लगी है, एक बीमारी तो नहीं है, अलग अलग डिसीज़ लगती है क्रॉप्स को, अलग अलग डिसीज़ की अलग अलग पैथोजन होते हैं, फंगस होते हैं। तो मॉडल भी एक क्रॉप के लिए मतलब सब डिसीज़ फाइंड करने के लिए एक ही मॉडल नहीं बनेगा, अलग अलग मॉडल बनता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं हमारे इस टॉपिक में हम 3 मॉडल बताऊँगी, 3 मॉडल का एग्जाम्पल लिया है मैंने। एक तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का ये रहा, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ब्लाइट क्लास हम डिस्कस करेंगे। एप्पल स्कैब का लिया है मैंने। और तीसरा मॉडल मैंने लिया है व्हीट स्टेम रस्ट का, ठीक है। और जैसे कि ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का क्या है, ब्लाइट कास्ट, इसका कंप्यूटर मॉडल है, उसका पैथोजन है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। और एप्पल स्कैब का है पैथोजन, ये एप्पल स्कैब के डिसीज़ है, इसका पैथोजन है वेंटूरिया इनइक्वालिस। और इस डिसीज़ को ढूंढने के लिए जो मॉडल बनाया है वो है एपीवेन। ये हो गया। नेक्स्ट स्लाइड है न्यू टूल्स इन प्लांट डिसीज एपिडेमोलॉजी। प्लांट डिसीज एपिडेमोलॉजी में नए नए टूल्स क्या क्या यूज़ करते हैं हम यूज़ करते हैं 5 टूल्स हैं। पहला है रिमोट सेंसिंग, दूसरा है एरियल फोटोग्राफी, सैटेलाइट इमेजिंग, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS, एंड 5th वन इज़ एक्सपर्ट सिस्टम इन प्लांट डिसीज मैनेजमेंट। रिमोट सेंसिंग, इसमें क्या यूज़ होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिकॉर्ड करते हैं, इमेज सैटेलाइट में जाती है, रिकॉर्ड करती है और कंप्यूटर एनालाइज करके डेटा देता है। एरियल फोटोग्राफी में इसमें भी सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते आता है। सैटेलाइट इमेजिंग तो एटमॉस्फेयर में सैटेलाइट लगी हुई है, वो डेटा रिकॉर्ड करके कंप्यूटर को देती है, वो एनालाइज करके रिजल्ट देते हैं, ठीक है। और 4th वन है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, ये भी लार्ज एरिया में फील्ड में डिसीज़ कब कहाँ हो रही है वो फाइंड करने में पता लगा सकता है। एक सिंगल स्पीशीज़ पे वो डिसीज़ हो रही है तो पता लगा के वो चिप लगाते हैं, इसमें GPS चिप ट्रैकर्स लगाते हैं, उसकी मदद से एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ में कहाँ वो डिसीज़ हो रही है तो वो जाके हम बाई हैंड अपने हम खुद जाके उसमें केमिकल्स का स्प्रे कर सकते हैं ताकि वो डिसीज़ आगे फैले नहीं। और एक्सपर्ट सिस्टम, और भी जो एकदम ही ज़्यादा डिसीज़ हो गई है और उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, एकदम ही जैसे पता ही नहीं लगा सकते कैसे होती है, तो एक एक्सपर्ट सिस्टम यूज़ करते हैं ताकि वो जल्दी पता लगा सके कि डिसीज़ कब हो रही है और कौन से समय पे हो रही है। ये सब ये हो गया। हाँ, पिछले स्लाइड में बोला ना रिमोट सेंसिंग, एरियल फोटोग्राफी, सैटेलाइट इमेजिंग, ये सब। तो रिमोट सेंसिंग, ये जो इमेज है ये रिमोट सेंसिंग की है, जो पहली पिक्चर है ना ये रिमोट सेंसिंग की है, ये रिमोट सेंसिंग का इमेज है, डायग्राम है। और ये है एरियल फोटोग्राफी, सैटेलाइट से करते हैं एरियल फोटोग्राफी। और ये एक्सपर्ट सिस्टम है, एक्सपर्ट सिस्टम यूज़ करता है ना, ये वो एक्सपर्ट सिस्टम है। जो पहला एक्सपर्ट सिस्टम यूज़ किया था वो था ये plant/DS फॉर डायग्नोसिस ऑफ 20 सोयाबीन डिसीजेज इन यूएसए में 20 सोयाबीन डिसीज़ को ढूंढने के लिए ये सिस्टम यूज़ किया गया था। और बाकी तो ये इस चार्ट में है, लगाया है, वो सब है। ये हो गया। अभी नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ प्लांट डिसीजेस कैन बी मैनेज थ्रू एपिडेमियोलॉजिकल मॉडल्स। मतलब एपिडेमियोलॉजिकल मॉडल्स से हम प्लांट डिसीज को कैसे मैनेज कर सकते हैं, मैनेज मतलब कैसे रोक सकते हैं, उनका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। पहला है ये, अभी मैंने बोला ना मैं 3 डिसीज़ डिस्कस करूँगी, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, एप्पल स्कैब और व्हीट स्टेम रस्ट। पहला है ये है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है। ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, ये सिम्टम्स है। ये क्या है, ये लीफ ऐसे हो जाती है, ऐसा दिखता है प्लांट की, ये इसमें सीवियर सिम्टम्स होते हैं, ऐसी ग्रोथ रुक जाती है। पोटैटो प्लांट्स विद सीवियर सिम्टम्स ऑफ लेट ब्लाइट, ये इसके सिम्टम्स है। ये देखो ट्यूबर्स ऐसे हो जाते हैं, ये इन्फेक्टेड ट्यूबर विद सरफेस पोरुलेशन, ये डिसीज़ है, उसके सिम्टम्स हैं। और ये वो फंगस है जो डिसीज़ कॉज कर रहा है। फंगस का नाम है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस।
और ये फंगस का कॉम्पाउंड स्पोरेंजियोफोर एंड स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजियोफोर है डंडा और ये स्पोरेंजिया उसका, ठीक है। अब इस डिसीज़ को फाइंड करने के लिए कौन कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे वो हम देखेंगे। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिसीज़ है, इसका पहला, इसके 3 मॉडल, एक तो ब्लाइट कास्ट और एक इंडो ब्लाइट कास्ट और एक है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। इन 3 से हम ये डिस्कस करेंगे। तो पहला है हमारा ब्लाइट कास्ट, ठीक है। नंबर 1 है ब्लाइट कास्ट। ये पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो भी फाइंड करता है। ब्लाइट कास्ट इट वाज डेवलप्ड इन यूएसए फॉर लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फंगस इज फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ओके। इसका क्या, इसका मेन मतलब किस बेसिस पे ये काम करता है, इसका मेन बेसिस है कि ये ब्लाइट फेवरेबल कंडीशंस में काम करता है। ब्लाइट फेवरेबल कंडीशंस मतलब कौन सी होती है, 5 डे एवरेज टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और लास्ट डे टोटल रेनफॉल फॉर द लास्ट 10 डेज मोर देन 3.0 सेंटीमीटर। 5 दिन का एवरेज टेम्परेचर इतना होना चाहिए और रेनफॉल इतनी होनी चाहिए, तब ये डेटा ऐड करता है, तो तब ये प्रोग्राम रन करता है। ये कंप्यूटराइज वर्जन है ब्लाइट कास्ट और यूएसए में बनाया गया इसे फॉर फोरकास्टिंग लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये हो गया, ये हो गया। और अभी हम देखेंगे इस टेबल में हम देखेंगे कौन कौन से ऑथर्स ने लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के लिए बताया है कि अलग अलग एनवायरमेंटल पैरामीटर्स जो इस टेम्परेचर में ये डिसीज़ मतलब फैलने लगती है, शुरू होने लगती है। ये हमारा ये हिस्ट्री समझ लीजिए आप, ये हिस्ट्री है। जो पहला ऑथर है वैन एवेडिरेन, इन्होंने डच रूल्स के बेसिस पे बताया था कि 4 रूल्स होंगे, तो ये 1 2 3 4 ये 4 रूल्स होंगे तो ये डिसीज़ हो सकती है प्लांट्स में। पहला क्या है, ड्यू पॉइंट, सेकंड है मिनिमम टेम्परेचर, और थर्ड वन है क्लाउडी नाइज, और फोर्थ वन है रेनफॉल फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स ड्यूरिंग नाइट। ये सब टेम्परेचर मिलेंगे तो ये डिसीज़ हो सकती है। सेकंड हमारा ऑथर है वैलिन, उनका कंट्री यूएसए, इन्होंने बोला था कि अगर मैक्सिमम टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस हो और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 95% हुआ फॉर एटलीस्ट 10 आवर्स के लिए तो ये डिसीज़ प्लांट्स में हो सकती है। थर्ड हमारा ऑथर है भट्टाचार्य, ये हमारे इंडिया के ऑथर है भट्टाचार्य। इन्होंने बोला था कि पहले फोरकास्ट इज बेस्ड ऑन रेनफॉल एंड मीन टेम्परेचर, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज बेस्ड ऑन टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इन 2 कंडीशंस पे देखेंगे तो ये डिसीज़ कॉज हो सकती है। ये हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि लेट ब्लाइट फोरकास्टिंग मॉडल्स। ब्लाइट फोरकास्टिंग मॉडल कौन कौन से ऑथर ने बनाया है ये मॉडल। ब्लाइट कास्ट को बनाया है क्रॉस ने, और हम देखेंगे जुल्सा कास्ट इन्हें बनाया है सिंह ने 2000 में, और सिम कास्ट बाय इन ऑथर ने बनाया है ग्रूनवाल्ड ने 2002 में, नेक्री ने 2002 में, रूनो एंड कोपल, और वेब बेस्ड DSS इन्हें बनाया थिंड ने 2013 में। ये हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ फार्मर्स यूटिलाइज ब्लाइट कास्ट, मतलब किसान लोग ब्लाइट कास्ट से कैसे मदद ले सकते हैं। तो ये लोग कैसे मदद ले सकते हैं किसान लोग, ये क्या करते हैं जब इन्हें ऐसे लक्षण दिखते हैं इनके फसल में तो ये ना वहाँ फ़ोन करते हैं, टेलीफोन्स द ब्लाइट कास्ट ऑपरेटर, जो ऑपरेटर वहाँ बैठा हुआ है उस स्टेशन में, उस ऑपरेटर को फ़ोन करते हैं और वो एनवायरमेंटल डेटा ये उन्हें देते हैं। वो क्या करता है, वो कंप्यूटर में नया डेटा फीड करता है और वो टाइपराइटर की मदद से ये नया डेटा फीड करता है और थोड़े ही टाइम में वो स्प्रे रिकमेंडेशन देता है, मतलब रिकमेंड करता है कि कितना स्प्रे करना चाहिए फार्मर को वो डिसीज़ के हिसाब से। वो 4 रिकमेंड देगा। पहला है नो स्प्रे, दूसरा है लेट ब्लाइट वार्निंग, थर्ड वन है 7 डे स्प्रे शेड्यूल और फोर्थ वन है 5 डे स्प्रे शेड्यूल। और 5 डे स्प्रे शेड्यूल वार्निंग तभी दी जाती है जब वो मौसम एकदम जैसा लग रहा है कि हाँ बहुत ज़्यादा ये डिसीज़ होने वाली है, मौसम बहुत ख़राब है और ये डिसीज़ हो सकती है, तब वो 5 डे स्प्रे शेड्यूल दे रहा है, मतलब 5 दिन तक लगातार स्प्रे करना है। पहला है स्प्रे नहीं करना, इतना नहीं है, ज़रूरत नहीं है। दूसरा लेट ब्लाइट वार्निंग देता है कि हाँ डिसीज़ हो सकती है, ध्यान रखा करो अपनी फसल का। 7 डे स्प्रे शेड्यूल मतलब 7 दिन तक स्प्रे करना है और 5 दिन तक लगातार स्प्रे करना है। ये है इसका ये, तो इसकी मदद से ये लोग ऐसे काम कर सकते हैं। ये हो गया। और पहला ब्लाइट कास्ट मॉडल था। सेकंड क्या, इंडो ब्लाइट कास्ट, हमारा इंडो ब्लाइट कास्ट। इस मॉडल की क्या खासियत है इंडो ब्लाइट कास्ट मॉडल की, ये इंडिया में भी यूज़ कर सकते हैं। ये रहा, इज़ एप्लीकेबल इन इंडिया ऑल्सो। क्योंकि ये वेब बेस्ड फोरकास्टिंग मॉडल है, वेब बेस्ड है, नेट से चलता है और यूजिंग ये डेली वेदर डेटा और ऑफ मेट्रोलॉजिकल स्टेशन, ये अलग अलग मेट्रोलॉजिकल स्टेशन से डेली वेदर डेटा रिकॉर्ड करता है और ये चलता है। ये है ना जुल्सा कास्ट, ये पुराना मॉडल है, इसी मॉडल को नया बना के इंडो ब्लाइट कास्ट मॉडल बनाया हुआ है।
ये और इसमें ना मतलब झुलसा कास्ट में क्या कमी थी कि उससे डेली उसमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन फीड करनी पड़ती थी और उसको लोकेशन स्पेसिफिक कैलिब्रेशन करना पड़ता था, मतलब अलग अलग बार अलग अलग इन्फॉर्मेशन रीजन के हिसाब से, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से फीड करके उसको कैलिब्रेशन अलग अलग करना पड़ता था। इसलिए ये इसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए इसको इम्प्रूव करके इंडो ब्रॉडकास्ट मॉडल बनाया। इंडो ब्रॉडकास्ट मॉडल मोर रॉबस्ट है और प्रेडिक्शंस आर मोर ब्रॉड बेस्ड है, प्रेडिक्शन ज़्यादा तक सही निकलती हैं इसकी। और ये इसके 2 मॉड्यूल्स है, 2 मॉड्यूल है काम करने के लिए। एक तो डेटा एंट्री एंड दूसरा है कि द जनरल यूजर्स टू सी द स्टेटस ऑफ लेट ब्लड फोरकास्ट। डेटा एंट्री भी कर सकते हो, जो यूज़र है उसको मॉडल को यूज़ कर रहा है ना, वो इसका स्टेटस भी देख सकता है। ये हो गया। अभी हम थर्ड मॉडल देखेंगे कि हम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। थर्ड मॉडल क्या है इसमें, वेब बेस्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये एक डायनामिक रिस्क इवोल्यूशन मॉडल है बेस्ड ऑन रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ मोर देन 90% एट अ रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड वाज यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग पोटैटो लेट ब्लाइट। ठीक है, ये पहले यहाँ पंजाब में लगाया गया था। फॉर दिस 6 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, यहाँ 6 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाए थे, वर स्टार्ट इन डिफरेंट पोटैटो ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब में लगाया गया था। ठीक है, ये पंजाब में लगाया गया था। इसी मॉडल के हिसाब से वेब बेस्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम DSS कहते हैं वो डेवलप हुआ। ये इसकी वेबसाइट है, इसमें देख के इन्फॉर्मेशन फीड करते हैं और अलग अलग ग्रोवर्स देख सकते हैं कि डिसीज़ की सीवियरिटी वैल्यूज़ क्या क्या है और उसके हिसाब से अपने क्रॉप को स्प्रे कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। इट ऑल्सो गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट फेवरेबल कंडीशन फॉर डिसीज डेवलपमेंट। ओके, the farmers were issued advisories whether or not to initiate fungicide application to manage lead blight. The DSS has proved useful in economizing and fungicide application. ये बहुत अच्छा मेथड यूज़ हुआ है, प्रूव हुआ है कि फंगिसाइड एप्लीकेशन से डिसीज़ कम हुई है उसकी। ये हो गया। अभी नेक्स्ट डिसीज़ हमारी क्या, एप्पल स्कैब। ओके, एप्पल स्कैब ये हमारी डिसीज़ है एप्पल स्कैब और इसका मॉडल है एपीवेन और इसका फंगस है वेंचूरिया इनिक्वालिस। ठीक है, ये इसका फंगस है, तो मैंने पहले बताया था ना आपको, वो है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, नहीं हाँ ये रहा, यहाँ पे हम देख सकते हैं फंगस का नाम है वेंचूरिया इनिक्वालिस, ये फंगस है। ठीक है, हाँ डिसीज़ है एप्पल स्कैब है। और इनमें पहले किसने फाइंड आउट किया था, WD मिल्स, ये साइंटिस्ट हैं। इन्होंने पहले देखा था कि अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर एंड लीफ वेटनेस, मतलब टेम्परेचर वो पत्ती का, मतलब पत्ती कितनी वेट है, कितनी गीली है, उसके हिसाब से लाइट मॉडरेट एंड हैवी इन्फेक्शन बाय एस्कोस्पोर्स एंड कोनिडिया इन ऑर्चर्ड कंडीशन फॉर एप्पल स्कैब एंड डेवलप द मिल्स टेबल। उन्होंने ये 2 कंडीशन के बेसिस पे उन्होंने मिल्स का टेबल बनाया। इन 2 कंडीशन के हिसाब से एस्कोस्पोर्स और कोनिडिया, वो फंगस के एस्कोस्पोर्स और कोनिडिया कब मेच्योर होंगे और कब इन्फेक्शन फैलाएंगे, तो उनके बेसिस पे इन्होंने टेबल बनाया। उसे मिल्स टेबल भी कहते हैं और मिल्स चार्ट भी कहते हैं। तो उनके टेबल किस किस बेसिस पे थे, वो उनके मेन पॉइंट्स यहाँ पे हैं कि इंटरप्रिटेशन ऑफ मिल्स टेबल फाउंड दैट लीफ वेटनेस फॉर लीफ वेटनेस, मतलब इतना टाइम पीरियड पर लीफ वेट रहेगी तो वो इतना इन्फेक्शन होगा। टाइम पीरियड फॉर 9 आवर्स लेड टू एस्कोस्पोर इन्फेक्शन, 9 आवर होगा तो एस्कोस्पोर इन्फेक्शन होगा। 5.9 आवर होगा तो कोनिडियल इन्फेक्शन होगा। 9 days लेड टू सिम्टम्स एक्सप्रेशन ऑफ द डिसीज एट ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज 18.2 to 23.8 डिग्री सेल्सियस। इतना होगा तो इतने डिग्री सेल्सियस पे ये डिसीज़ इन्फेक्शन करेगी, ये पैथोजन इन्फेक्शन कॉज करेगा। ये हो गया। अभी एप्पल स्कैब फोरकास्टिंग मॉडल। एप्पल स्कैब फोरकास्टिंग के मॉडल कौन कौन से हैं? द फर्स्ट स्कैब स्टिमुलेशन मॉडल्स वर एपीवेन, द फर्स्ट मॉडल्स आर एपीवेन बाय क्रांस एंड विसिम बाय सीम एंड सटन। पहला ये 2 मॉडल है, क्रांस और सीम एंड सटन ने बनाए थे। वेदर पैरामीटर्स एंड द अमाउंट ऑफ इनोकुलम वर इंक्लूडेड इन ऑर्डर टू फोरकास्ट डिसीज इन्फेक्शन एंड थ्रेशोल्ड लेवल। वेदर का डेटा और वो जो फंगस के स्पोर्स वगैरह कितने प्रेजेंट है इनोकुलम, उसके हिसाब से ये बनाया गया है मॉडल। और बाकी जब फिर बाद में जो अलग अलग मॉडल बने उसके हिसाब से अलग अलग इन्फॉर्मेशन भी फीड कर दिया ताकि वो अच्छा रिजल्ट दे हमें, जैसे कि फंगिसाइड का रेसिड्यू, फंगिसाइड की एफिशिएंसी, एक्टिविटी, फंगिसाइड कैसा होना चाहिए और पैथोजन रेसिस्टेंट टू फंगिसाइड, अमाउंट ऑफ इनोकुलम और इकोनॉमिक के हिसाब से, हमारी इकोनॉमी के हिसाब से सब चीज़ें में ध्यान में रख के और अच्छा नए नए मॉडल बनाए हैं। हमारे इंडिया में कौन सा मॉडल काम कर रहा है उसकी एक सक्सेस स्टोरी है हिमाचल प्रदेश में, तो वो मॉडल हमारे इंडिया में काम कर रहा है, तो फिर मैंने ये वाला लिया है। तो इस मॉडल के हिसाब से क्या है, ये मिल्स के टेबल पे ही काम करता है, तो ये एक सक्सेस स्टोरी है। यहाँ पे ये देखो, मशोबरा डिसीज ऑफ फोरकास्ट,
ये मॉडल है मशोबरा डिसीज ऑफ फोरकास्ट, ये मॉडल है। और ये सक्सेस स्टोरी ऑफ स्कैब मैनेजमेंट हिमाचल प्रदेश में ये मॉडल बनाया गया था और ये सक्सेसफुल हुआ, बहुत कामयाब रहा। इसके हिसाब से ये कि मिनिमम टेम्परेचर और लीफ वेटिंग देख के बताता है कि वो इन्फेक्शन लाइट है, मॉडरेट है या हैवी इन्फेक्शन हो रहा है प्लांट्स में, तो वो बताता है। ये वो टेबल है, ये हो गया। नेक्स्ट ये रहा मशोबरा डिसीज फोरकास्टिंग प्रोग्राम। ये देखिए कैसे काम करता है, इसके मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये RHRS इन्होंने डेवलप किया था, ये कंप्यूटर बेस्ड मशोबरा डिसीज फोरकास्ट प्रोग्राम टू प्रेडिक्ट द एनुअल एपिडेमिक कंडीशन विद एन इनपुट ऑफ इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑप्शन। डिसीज प्रेडिक्ट करने के लिए ये मैनेजमेंट ऑप्शन के लिए इन्होंने बनाया था, हो गया, ताकि मिनिमम स्प्रे कर सके सीज़न में और वो डेटा कलेक्ट करके लो कॉस्ट वेदर मॉनिटरिंग डिवाइस फार्मर्स को, किसान लोगों को लो कॉस्ट वेदर मॉनिटरिंग डिवाइस देते हैं, जैसे कि सिंपल और मिनिमम मैक्सिमम थर्मोमीटर और खुद से बनाए हुए पेपर, ताकि वो एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर रिकॉर्ड कर सके और बता सके कि एप्पल लीव्स पे कितनी गीली हैं वो पत्तियाँ, और उससे पता लगा सके फंगस उस पर अटैक करेगा कि नहीं करेगा। इन्फेक्शन के क्राइटेरिया रिकॉर्ड कर सकते हैं ताकि स्टैंडर्ड मेथड से देख सके, कंपेयर कर सके कि वो डिसीज़ होगी कि नहीं होगी। ये मशोबरा डिसीज हाईटेक प्रोग्राम है, हिमाचल प्रदेश में बहुत सक्सेसफुल रहा है। अभी आजकल ये एप्पल स्कैब की डिसीज़ कम ही देखने में मिलती हैं, मतलब ज़्यादा इकोनॉमिक डैमेज का रूप नहीं लेती हैं, ज़्यादा देखने में नहीं मिलती। तो इस मशोबरा फोरकास्ट मॉडल की वजह से ये एप्पल स्कैब की डिसीज़ काम किए। इस टेक्निक ने हैज़ गाइडेड द फार्मर्स एंड अचीव्ड अप टू 40% रिडक्शन इन फंगीसाइड यूज ओवर द ईयर्स। मतलब ये फंगीसाइड टाइम पे बताती है, तो फिर फंगीसाइड का भी सिर्फ फालतू में ये लोग स्प्रे नहीं करते, जब टाइम होता है तभी स्प्रे करते हैं। तो 40% रिडक्शन इन फंगीसाइड यूज़ हुआ है इसका, ये हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे एपिडेमियोलॉजिकल मॉडल फॉर वीट रस्ट। वीट रस्ट के लिए कौन सा एपिडेमिक मॉडल है? ये है वीट रस्ट है, ये डिसीज़ वीट रस्ट इसका मॉडल है। रस्ट डेवलपमेंट ऑफ एपिडेमिक उसका मॉडल है। इसको हम कैसे देख सकते हैं कि जो बारिश होती है ना, रेन के सैंपल एनालाइज कर सकते हैं, वो देख के हम पता लगा सकते हैं कि ये डिजीज़ होगी कि नहीं होगी बाय द यूज़ ऑफ विंड ट्रैजेक्टर्स। प्राइमरी इनोकुलम कम्स फ्रॉम साउथ इंडिया। इसमें का जो इसका प्राइमरी इनोकुलम है ना, मतलब जो वो यूरिडोस्पोर्स पक्सीन इसका पैथोजन है, पक्सीनिया ग्रामिनिस टीटीसी। वीट इसका होस्ट है, इसका मॉडल है रस्ट एपिडेमिक। और ये स्पोर्ट्स साउथ इंडिया से आते हैं, तो ये पता लगा सकते हैं कि जब बारिश होगी तब हम पता लगा सकते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ये इसका मॉडल है रस्ट डेवलपमेंट ऑफ एपिडेमिक। ये इसका मॉडल है रस्ट डेवलपमेंट ऑफ एपिडेमिक, शॉर्ट फॉर्म है इसका। ये रस्ट डेवलपमेंट ऑफ एपिडेमिक मॉडल ये क्या करता है, मेट्रोलॉजिकल डेटा को रिकॉर्ड करता है बाय वेदर स्टेशन और मोर एक्यूरेट स्टिमुलेशन ऑफ द डिसीज प्रोग्रेस, मोर एक्यूरेट रिजल्ट देता है, ठीक है। ये इसका मॉडल है। और प्रेडिक्टिंग रस्ट एपिडेमिक इन इंडिया में प्रेडिक्ट करने के लिए ये 2 ऑथर्स हैं, इन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं ताकि पता सके कि ये डिसीज़ होगी कि नहीं होगी। और वो रूल्स सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ ये फंगस होगा कि नहीं होगा, डिसीज़ कॉज करेगा कि नहीं करेगा। वो ऑथर्स के नाम हैं नागाराजन एंड सिंह। इन्होंने इंडियन स्टेम रस्ट रूल्स बनाए हैं फॉर पक्सीनिया ग्रामिनिस टीटीसी। ये एक्सप्लेन करते हैं कि साउथ इंडिया से जो वो फंगस स्पोर्स आते हैं वो इन्फेक्शन सेंट्रल इंडिया में फैलाएंगे कि नहीं फैलाएंगे, वो ये रूल्स बताते हैं। इनके रूल्स यही हैं, अगर नवंबर में बारिश दिखे सेंट्रल इंडिया में, वो भी अगर सडनली विंड से अगर बारिश हो रही हो, तो उन रेन के सैंपल से हम देख सकते हैं कि उनमें यूरिडोस्पोर प्रेजेंट है कि नहीं है, और उससे पता लगा सकते हैं कि अगर वो प्रेजेंट है तो डिसीज कॉज करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा। तो द फर्स्ट डिटेक्टेबल इन्फेक्शन कुड अकर इन 25 to 30 days एट लोकेशन क्लोज टू वेयर द साइक्लोन डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर जहाँ साइक्लोन आया है उसमें यूरिडोस्पोर्स प्रेजेंट है तो 25 से 30 दिन के अंदर डिसीज कॉज हो सकती है। ये थे इंडियन स्टेम रस्ट रूल्स, ठीक है। अब मैं लास्ट में यही कंक्लूड करूँगी कि हम अलग अलग मैथमेटिकल मॉडल से लास्ट में मैं यही कंक्लूड करूँगी कि मैथमेटिकल टूल्स से क्रिएट मॉडल्स विच गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एपिडेमिक डायनामिक्स। मैं अलग अलग मैथमेटिकल टूल्स से फार्मूलाज से हम पता लगा सकते हैं और डिसीज़ को रोकने में हमें मदद मिलती है, मॉडलिंग से, कंप्यूटर की मदद से, ताकि ज़्यादा इकोनॉमी को लॉस नहीं हो,
क्रॉप और इकोनॉमी को ज़्यादा लॉस नहीं हो। ये मॉडल्स हमने डिस्कस किए हैं वो भी बहुत है, ताकि वेदर कब हमें स्प्रे करना है, वेदर टू स्प्रे अ क्रॉप राइट, स्प्रे करना है सही समय पर करना है कि नहीं करना है वो बताते हैं। और इफ़ डिसीज फोरकास्टिंग अलो देम टू वेट दे कैन रिड्यूस एक्सपेंडिचर ऑन केमिकल्स एक्सेट्रा ऑन लेबर एंड विल सेव्स मनी सब्सटेंशियली। डिसीज फोरकास्टिंग सही टाइम पे सही वो बता देते हैं कब स्प्रे करना है नहीं करना है, तो किसानों के लिए केमिकल पे लेबर पे जो पैसे खर्च करते हैं वो पैसे भी हम बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब इस टॉपिक में कवर हो गया। थैंक यू मैम एंड फ्रेंड्स।